हेलो क्लास 9th वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूं आपकी ज्योग्राफी का नया चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इस पूरे ही चैप्टर को शानदार एनिमेशन के साथ में समझाऊंगा जिससे बहुत आसानी से चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको मैं इसके नोट्स भी दे रहा हूं, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं मिलेगी। इसी एक वीडियो में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो क्या है भैया, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बोला कि इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री। भैया इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है जिसके अंदर अलग अलग तरीके की चीजें हैं, जैसे कि कहीं कहीं पर आपको बहुत सारे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, तो कहीं कहीं आपको प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे, मैदान भी देखने को मिलेंगे। तो कहीं पर आप देखोगे तो डेजर्ट देखने को मिलेंगे जैसे राजस्थान वगैरह में, है ना। तो कहीं पर आप देखोगे तो आपको प्लेट्यू देखने को मिलेंगे बेटा, है ना, जैसे मालवा का प्लेट्यू हो गया। ये सब चीजें देखने को मिलेगी। और कहीं कहीं पे आपको खूबसूरत से आइलैंड भी देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। ऐसे बहुत सारे खूबसूरत से आइलैंड देखने को भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें मिलकर इंडिया को एक बेहतरीन खूबसूरत सी जगह बनाती है, ठीक है। अब जो हमारा इंडिया है उसके हम ज्योग्राफिकल डिवीजन को समझते हैं, ठीक है। तो क्या बोला, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन। मतलब इंडिया के टोटल 6 मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन है। कौन कौन से भैया, करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले नंबर पर आता है हिमालयन माउंटेन रेंज, दूसरे नंबर पर आएगा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरे नंबर पर आएगा पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर आता है इंडियन डेजर्ट, फिर आता है कोस्टल प्लेन, उसके बाद आएगा आइलैंड। तो ये जो है 6 मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन है। इन्हीं को हमको आगे एक एक करके डिटेल में समझना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज से। किससे कर रहे हैं बेटा, हिमालयन माउंटेन रेंज से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला, इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। मतलब क्या कह रहे हैं, समझो कि ये जो है ना हिमालयन माउंटेन रेंज, ये रही भैया, ठीक है। ये कहां पर मौजूद है, ये भैया हमारा जो इंडिया, जैसे इंडिया का नक्शा है, मैप है ना अपना। अब इसमें ये जो इसका नॉर्थ वाला हिस्सा है उसकी जो उसके बॉर्डर पे मौजूद है। देखो आप समझो, पहले तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्शन का नॉलेज दे देता हूं। मैंने देखा है काफी सारे बच्चों को डायरेक्शन में ही प्रॉब्लम आती रहती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ईस्ट, है ना, ये है बेटा वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो हिमालय कहाँ मौजूद है पता है, ये जो नॉर्दर्न है ना, नॉर्थ में नॉर्दर्न बॉर्डर, मतलब ये यहाँ पर है हिमालय, ठीक है। और ये हिमालय जो पर्वत है, हिमालय जो माउंटेन है, ये भैया कोई एक ही पहाड़ नहीं है, ये बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे पहाड़ों से मिलकर एक रेंज बन गई है। मतलब बहुत सारे पहाड़ों से मिलकर बना हुआ है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं हिमालयन रेंज। रेंज मतलब बहुत सारे पहाड़, ठीक है, उसको बोलते हैं हिमालयन रेंज। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ होते हैं, देखो आपको दिखाते हैं। इट लाइज साउथ ऑफ द हिमालयाज एंड इज फॉर्म्ड बाय द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। देखो ये रहा हिमालय, है ना। इस हिमालय के इस तरफ ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो प्लेन कहाँ मौजूद है बताओ, कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए बोला इट लाइज साउथ ऑफ द हिमालयाज, के हिमालय के साउथ में है। और इस प्लेन को पता है किन किन ने बनाया है, इसको 3 नदी ने बनाया है। एक इंडस रिवर, ठीक है, एक गंगा रिवर और एक जो है ब्रह्मपुत्र रिवर ने इसको बनाया है। समझ में आया। इंडस रिवर को हम लोग सिंधु नदी भी बोलते हैं, अपने इंडिया में इसको सिंधु के नाम से बोलते हैं, पर इंग्लिश में इसको इंडस रिवर बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है बेटा पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है दिखाते हैं आपको। ये कुछ इस टाइप का होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू बेसिकली और कुछ नहीं है, इसके कोई सा एक ऐसी जगह जो जमीन से थोड़ी ऊपर उठी हुई हो, इसको हम लोग प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मैं और ज्यादा अच्छे से डिटेल में इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो क्या बोला, इट इज द ओल्डेस्ट लैंडमास इन इंडिया एंड इज लोकेटेड साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। मतलब ये नर्मदा रिवर के साउथ में मौजूद है और ये सबसे पुराना लैंडमास है इंडिया का, ठीक है। इसकी डिटेल स्टडी हम और आगे अच्छे से करेंगे, ठीक है। फिर आता है इंडियन डेजर्ट। अब ये सर इंडियन डेजर्ट क्या है, ऑब्वियस सी बात है, इसको इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। बड़ा खूबसूरत सा रेगिस्तान है हमारा, ठीक है। ये कहाँ होता है, इट इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल जो है उसके वेस्ट में ये डेजर्ट है बेटा, एंड इज कॉल्ड द थार डेजर्ट। इसको हम लोग थार डेजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन किसको बोलेंगे, इट इज सिचुएटेड
अलोंग द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, मतलब कि जो कोस्टल प्लेन है, आप समझो कोस्टल प्लेन का मतलब समझना। ठीक है, ये समुद्र है, समुद्र है, इसके बगल में जो ये प्लेन बना हुआ है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। समझ में आया? तो ये ईस्टर्न घाट में भी होता है और वेस्टर्न घाट में भी होता है। सर ये ईस्टर्न घाट क्या है, वेस्टर्न घाट क्या है, ये आगे और अच्छे से समझाएंगे आपको, है ना। पूरे एनिमेशन बना रखे मैंने हर एक चीज के, मजा आ जाएगा आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद में। ठीक है, फिर आते हैं आइलैंड। अब इंडिया के जो है 2 आइलैंड है बेटा। ठीक है, एक है हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड और एक है लक्षद्वीप आइलैंड। कौन कौन से 2 आइलैंड है? एक लक्षद्वीप आइलैंड और एक अंडमान निकोबार आइलैंड है। अब आते हैं बेटा हम एक एक चीज की स्टडी बहुत डिटेल में करने वाले हैं, जहां से बीच बीच के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर कर दूंगा। आपके पीछे के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनते हैं वो भी इस पूरे में यहां से कवर होने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो बढ़िया एकदम शानदार तरीके से देखते हुए चलना। क्या बोला? हिमालयन माउंटेन। सबसे पहले हम समझ रहे हैं हिमालयन माउंटेन्स को। तो देखो क्या है, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज, है ना, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है हिमालयन माउंटेन। ठीक है, द हिमालय आर द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज विद मेनी हाई पिक्स इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट। इस पे बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां है, बहुत सारी पिक्स है, जिसमें इसी के अंदर जो है माउंट एवरेस्ट भी आता है। ठीक है, द हिमालयन आर डिवाइडेड, हिमालयन बोल रहा हूं, हिमालयस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट्स है? सबसे पहले आता है ग्रेट हिमालयाज, जिसको हिमाद्री बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आता है सेंट्रल हिमालयाज, जिसको हिमाचल बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है शिवलिक। क्या बोलेंगे? शिवलिक बोल दो या शिवालिक बोल दो। तो यहाँ पर जो हिमालयाज है उसको हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं। सबसे पहला नंबर पे कौन है? ग्रेट हिमालयाज, जिसको हिमाद्री बोलेंगे। दूसरे नंबर पे है सेंट्रल हिमालयाज, जिसको हिमाचल बोलेंगे। तीसरे नंबर पर है शिवालिक। ठीक है, एक एक चीज को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आएगा ग्रेट हिमालयाज, हिमाद्री। तो देखो जरा, आप समझो ये हमारे पास में ये पूरा हिमालय है। ठीक है, ये पूरा हिमालय है, इसमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं हिमाद्री। दिख रहा है आपको कलर? ये नहीं नजर आ रहा ना? एक सेकेंड रुको, मैं थोड़ा दूसरा कलर लेता हूँ, ये वाला ले लेते हैं, है ना। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है इसको हिमाद्री बोलेंगे। यहाँ पे कलर प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहे, एक सेकेंड, ये देखो, ये हिमाद्री है। क्या है ये हिमाद्री है ना। उसके बाद जो बीच वाला एरिया है, ठीक है, इसको सेंट्रल हिमालय बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल हिमालय। और जो सबसे नीचे इसको हम बोलेंगे शिवालिक। क्या बोलेंगे इसको? शिवालिक बोलेंगे। ठीक है, तो हिमालय यहाँ पर बेसिकली 3 तरीके से बटा हुआ है। जो सबसे ऊपर ही ऊपर है ये यहाँ पर, अच्छे से समझ लेना, ये एनिमेशन बहुत हेल्प करते हैं हमको इन सब बातों को समझने में। ठीक है, जो सबसे ऊपर ही ऊपर है ये, इसको हम बोलते हैं हिमाद्री। ठीक है, जो बीच में आ रहा है इसको हम सेंट्रल हिमालयाज बोलेंगे। फिर जो नीचे इसको हम शिवालिक बोलेंगे। बेसिकली हम इस तरीके से हिमालय बटा हुआ है, सबसे ऊपर वाली चोटी, फिर उसके बाद बीच वाला एरिया, फिर सबसे नीचे वाली चोटी, इस तरीके से हिमालय बटा हुआ है। अब सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर ग्रेट हिमालयाज, हिमाद्री को। हम एक्चुअली सबसे ऊपर वाले हिमालय की जो पहाड़ियां हैं ना उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो क्या बोला? द नॉर्थ मोस्ट रेंज इज कॉल्ड द ग्रेट और इनर हिमालयाज और हिमाद्री। सबसे नॉर्थ में जो है, अब फिर वही बात करेंगे, ये हिस्सा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो जो सबसे नॉर्थ में आ रहा है उसको हम बोल देते हैं हिमाद्री। दूसरी बात, इट इज द हाईएस्ट एंड द मोस्ट कंटिन्यूअस चेन। ये सबसे ऊंची पर्वत है भैया, और लगातार कंटिन्यूअस चेन है, मतलब कहीं से टूटा हुआ नहीं है, ये लगातार चल रहा है भैया, है ना। इट हैज पीक्स दैट आर मोर देन 6000 मीटर हाई। इसमें ऐसी पीक्स है, ऐसी चोटियां हैं जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है। ठीक है, फिर क्या है? द स्नो इज ऑलवेज फ्रोजन हियर एंड देयर आर मेनी ग्लेशियर। स्नो यहाँ पर बहुत सारा होता है, मतलब खूब बर्फ जमी हुई है, खूब सारे ग्लेशियर है भैया यहाँ पर। ग्लेशियर समझते हो ना आप लोग, वो सब चीजें यहाँ पर है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द हिमालय इज मेड ऑफ ग्रेनाइट। पूछ लेते हैं बीच बीच में कि भैया जो हिमाद्री है उसका कोर पार्ट किससे बना हुआ है? तो आंसर दे देना,
ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इट हैज ऑल द मेन पीक्स ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की सारी जो बड़ी बड़ी अच्छी मेन पीक्स है वो सब इसी के अंदर है, हिमाद्री के अंदर। कौन कौन सी पीक्स है? तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी है, जैसे माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल के अंदर है। सर हिमालय नेपाल के अंदर भी है? हाँ भाई हाँ, ऐसा मत सोचना कि हिमालय सिर्फ जो है इंडिया के अंदर ही है, नहीं, इंडिया में भी है, नेपाल में भी और चीन के अंदर भी है, ठीक है। तो देखो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, जिसकी हाइट कितनी है बेटा? 8848 मीटर्स। कितनी हाइट है? 8848 मीटर्स बेटा, ठीक है। फिर कंचनजंगा है जो कि इंडिया के अंदर है, जिसकी हाइट कितनी है? 8598 मीटर्स है। उसके बाद मकालू है जो कि नेपाल में है ना। फिर धौलागिरी है नेपाल में। फिर नंगा पर्वत है इंडिया के अंदर। फिर अन्नपूर्णा है नेपाल में। फिर नंदा देवी है इंडिया में। फिर उसके बाद कामेट है जो कि इंडिया में है ना। फिर नामचा बारवा है जो कि इंडिया के अंदर है। और गुरला मानधाता है जो कि नेपाल के अंदर है। सर हमको ये सब याद करना पड़ेगा? नहीं याद करना पड़ेगा। आपको कौन सा याद रखना है मैं बता देता हूँ, जो पूछा भी जाएगा एग्जाम में। ये सबसे पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछेगा कि भैया हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो आंसर लिख देना माउंट एवरेस्ट। पूछेगा उसकी हाइट कितनी है, तो आंसर लिख देना 8848 मीटर्स, ठीक है। पूछेगा कहां पर मौजूद कहां पर है, तो आंसर लिख देना नेपाल के अंदर मौजूद है। कहां पर मौजूद है? नेपाल में। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन पूछता है, इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? इंडिया की सबसे हाईएस्ट, तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा, ठीक है। कहां मौजूद है? इंडिया में मौजूद है। हाइट कितनी है? 8598 मीटर्स है। तो आपसे ज्यादातर ये दोनों ही पूछे जाते हैं, बाकी के नहीं पूछते बेटा, ठीक है। तो जो पूछते हैं मैंने आपको बता भी दिया है, तो आपको इन दोनों के नाम तो बिल्कुल याद रखने ही रखने हैं, है ना, ऐसा। इसके बाद सेंट्रल हिमालयाज, जिसको हिमाचल भी बोलते हैं हम लोग, इसको समझते हैं। हिमाचल तो सुना ही होगा आपने, हिमाचल प्रदेश करके अपने यहाँ पे जगह है ना, उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो सेंट्रल हिमालय कहाँ है? ये बीच में, ठीक है, इसको सेंट्रल हिमालय बोलेंगे। तो इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री एंड हैज मेनी वैलीज एंड हिल टाउन्स, है ना। ये भैया कहाँ पर मौजूद है? साउथ में मौजूद है। एक बात, इसमें बहुत सारी वैलीज है, बहुत सारे हिल टाउन्स इसके अंदर है भैया। वैलीज मतलब घाटियां हैं, और इसी के ऊपर पहाड़ के ऊपर बहुत सारे कस्बे, बहुत सारे टाउन्स बने हुए हैं इसमें, है ना। Their altitude varies from 3702 मीटर टू 4500 मीटर। भैया इनकी ऊंचाइयां बता दी गई है कि इनकी ऊंचाइयां जो है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक इतनी ऊंची ऊंची है ये, है ना। और इसकी एवरेज विड्थ जो है वो 50 किलोमीटर है। कितनी है? 50 किलोमीटर, ठीक है। द वैली ऑफ कश्मीर, देखो कौन कौन आ रहा है इसमें, कश्मीर की घाटी आ गई है ना। द वैली ऑफ कांगड़ा एंड कुल्लू ऑफ हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड इन दिस रेंज। कहने का मतलब इसमें जो है कश्मीर की घाटी आ गई है, इसमें कुल्लू आ गया है, मनाली आ गया है, कांगड़ा, जो कांगड़ा की घाटियां है, वो सब चीजें जो है इस एरिया में आती है, सेंट्रल हिमालय में, हिमाचल के अंदर आती है। तो आप जानते होंगे हिमाचल बहुत सारे लोग घूमने भी जाते हैं, आप भी गए होंगे, ठीक है ना, ऐसा। द रीजन इज नोन फॉर इट्स हिल टाउन्स। इसको किस लिए जाना जाता है? हिल टाउन्स की वजह से जाना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर खूब खूबसूरत से, शानदार से जो है हिल टाउन्स है ना, जगह है, मतलब जैसे कुल्लू मनाली वगैरह ऐसी जगह यहीं पर है बेटा, ठीक है। फिर आता है तीसरे नंबर पर शिवालिक। शिवालिक जो है सबसे नीचे वाली है ये रेंज, है ना, सबसे नीचे वाला पार्ट है शिवालिक। इट इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज एंड इज मेड अप ऑफ सॉइल ब्रोट बाय रिवर्स। ये किससे बना हुआ है? ये भैया यहाँ से जो नदियां बह के आई थी, वो नदियां यहाँ पर मिट्टी लेके आई है बहुत सारी, और वो मिट्टी यहाँ इकट्ठा हो गई है, जमा हो गई है, उन मिट्टी से ये भैया कौन बना? शिवालिक बना है, ठीक है। तो ऊपर से जो नदियां बह के आई है वो साथ में मिट्टी लेके आई थी, उन मिट्टी ने यहाँ पर जो है शिवालिक रेंज को बनाया है, उन मिट्टी से बना हुआ है। दीज वैलीज आर कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ ग्रेवल एंड एल्यूविलियम सॉइल। मतलब भैया यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रेवल और एल्यूविलियम है। ग्रेवल का मतलब आपने अपने देशी भाषा में सुना हो, बजरी बोलते हैं इसको, अपने आपके एरिया में सुना हो कभी, बजरी, है ना। तो बजरी और ये जलोढ़ मिट्टी है, दोनों ही बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है, ठीक है। तो ग्रेवल और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ठीक है। फिर देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर एंड द एल्टीट्यूड्स वेरी फ्रॉम 900 to 1100 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी बोली?
10 to 50 किलोमीटर, और इसकी हाइट कितनी बताइए 900 टू बोलो 1100 मीटर्स, इसकी इतनी ऊंचाई बताई गई है। ठीक है, द वर्टिकल वैली सिचुएटेड बिटवीन द लोअर हिमालयास एंड द शिवालिक इज नोन एज दून। ठीक है, यहां पर इसको एक तरीके से दून के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दून के नाम से। जैसे आपने सुना होगा देहरादून, सुना है कि नहीं? कोटली दून, पाटली दून, ये वो वाला एरिया है बेटा। ठीक है, कोटली दून पाटली दून तो आपने सुना हो ना सुना हो, लेकिन मेरे को ये जरूर पक्का है कि आपने देहरादून तो आपने सुना ही सुना है, फेमस जगह है देहरादून। तो ये देहरादून वाला वो सब है, उत्तराखंड वाला एरिया आ गया बेटा ये। ठीक है, ऐसा समझ आया? समझ आया ना यहाँ तक? मतलब सबसे ऊपर हिमाद्री है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड आता है बेटा, है ना, जहाँ पर देहरादून वगैरह ये सब आते हैं। तो अभी मैंने आपको माउंटेन्स के हिसाब से हिमालय को, इस पूरे को बांट के दिखा दिया है। अब हम नदियों के हिसाब से बांट के देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द रिवर वैलीज, है ना, नदी के हिसाब से बांटते हैं। तो देखो जरा, यहाँ पर इंडस रिवर और सतलज रिवर, इन दोनों के बीच में जो एरिया आता है उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। फिर सतलज रिवर और काली रिवर के बीच के जो एरिया है उसको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। फिर काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच का एरिया, इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता एरिया और जो दिहांग एरिया है उसके बीच में जो जगह है इसको हम बोलते हैं असम हिमालय। ठीक है, तो ये नदियों के हिसाब से बांटा गया है। कौन कौन सी नदियां हैं? इंडस रिवर, सतलज रिवर, काली, तीस्ता, दिहांग, ये सब की सब नदियां हैं भैया। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको एनिमेशन से समझाया है उसके नोट्स प्रॉपर यहां पर मैंने आपके लिए लिख के दे रखे हैं, पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, मैंने आपके लिए इसी चैनल के ऊपर मैथ्स भी पढ़ा रहा हूं, साइंस भी पढ़ा रहा हूं और एसएसटी भी पढ़ा रहा हूं, शानदार एनिमेशन के साथ में पढ़ा रहा हूं। लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना भैया। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्वांचल। किसको समझ रहे हैं हम लोग? पूर्वांचल को समझ रहे हैं। पूर्वांचल को देखो आप जरा ध्यान से देखो पूर्वांचल क्या चीज है? ये हिमालय है ना। अब हिमालय कैसे, देखो इस तरीके से, ऐसे बहुत सारे पहाड़ है जो ऐसे चलते जा रहे बहुत सारे पहाड़ है, और वो एक बार यहाँ आकर ऐसे टर्न ले लेते। देखो ना, यहाँ पर एक शार्प टर्न बन गया है। तो जिस जगह पे शार्प टर्न बना है इस जगह को हम बोलते हैं पूर्वांचल। ये क्या है बेटा? पूर्वांचल है। समझ में आई बात? तो क्या बोला? आफ्टर द दिहांग गोर्ज द हिमालयाज स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया मेकिंग अ शार्प टर्न टुवर्ड्स द साउथ। मतलब कि यहां पर एक शार्प टर्न बन रहा है ना। दे आर नोन एज पूर्वांचल। इस शार्प टर्न वाली जगह को हम पूर्वांचल बोलते हैं। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें इसको एक तरीके से आप ईस्टर्न हील भी बोल सकते हो, है ना। पूर्वांचल को हम ईस्टर्न हील भी बोल सकते हैं। ईस्टर्न हील क्यों? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो भैया जो भी हील, जो भी पहाड़ी ईस्ट में पड़ रही है उसको ईस्टर्न हील बोल दिया। अरे सिंपल सी बात है, और उसी को हम पूर्वांचल भी बोल देते हैं भैया। ठीक है, कौन कौन सी जगह आती है इसके अंदर? इसमें पटकाई, नागा, मिजोरम, मणिपुर हील, ये सब के सब इस जगह पर आता है। सुना होगा ना आपने, मणिपुर, है ना, मिजोरम, ये सारी की सारी जगह ईस्टर्न हील में आई। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सब इसके अंदर आ जाता है बेटा। फिर आता है सोर्स ऑफ रिवर्स। आखिर हिमालय जो है बहुत सारी रिवर का सोर्स है, मतलब बहुत सारी रिवर हिमालय से ही निकल के आ रही है। ठीक है, ऐसा। तो मेनी रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयास व्हिच इरिगेट द प्लेन ऑफ द इंडिया, जो कि उन सब नदियों की मदद से ही हमारे इरिगेशन होता है, मतलब सिंचाई वगैरह की जाती है। ठीक है, इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट। हिमालय का क्लाइमेट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट है। देखो, अगर ये सोचो ये हिमालय नहीं होता यहाँ पे, हमको पता है कि यहाँ पर हिमालय है ना, इस जगह पे हिमालय है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो पता है क्या होता? यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा हमारे देश के अंदर घुस जाती, हमारी कंट्री में घुसती, फिर हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता। अब पता है जब बहुत ज़्यादा ठंडा एनवायरनमेंट होता है ना, तो उसकी वजह से पता है क्या होता है? फिर वहाँ पर जो है प्रॉपर इरीगेशन नहीं होता है, तो फसल ढंग से नहीं उगती है, तो खाने पीने के फोड़े पड़ जाते हैं, बहुत ठंडी पड़ जाती है, तो कुछ भी चीज़ ढंग से नहीं होती है। तो यहाँ पर हिमालय एक तरीके से हमको प्रोटेक्ट करता है बहुत ज़्यादा ठंडी से। ठीक है, तो एक क्लाइमेट को कंट्रोल भी करके चलता है एक तरीके से। समझ में आया, है ना। फिर क्या है एक और, नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हम समझते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को। तो पहला जो है हिमालय माउंटेन रेंज खत्म हुआ, अब बारी है नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो देखो जरा नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है। आपको यहाँ पर जो ये येलो येलो वाला रीजन नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड बाय द रिवर्स इंडस,
गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है बेटा, इसकी बात कर रहा हूं, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे येलो येलो रीजन बना रखा है, ये इस नॉर्दर्न प्लेन की बात कर रहा हूँ, है ना, ये नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है। ये किसने बनाया है, कौन कौन सी नदियों ने मिलकर बनाया है, बोलो। इसको बनाया है बेटा इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, इससे मिलकर ये नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ एल्यूवियल सॉइल विच इज वेरी फर्टाइल। तो भैया आपसे पूछेगा कि नॉर्दर्न प्लेन में कौन सी सॉइल है, तो आंसर लिख देना एल्यूवियल सॉइल होती है, जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। बहुत ज्यादा फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होती है, खेती वगैरह शानदार तरीके से की जाती है। अब जिस जगह में खेती बहुत अच्छी होगी वहां पर लोग बहुत ज्यादा रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। तो पता है यहाँ की कितनी पॉपुलेशन होती है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन है भैया, ठीक है। तो क्या बोला, इट कवर्स एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी जगह पर है, ठीक है। ये कौन कौन सा एरिया आ गया, जैसे राजस्थान आ गया है ना, दिल्ली का कुछ रीजन आ गया है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश आ गया है, पंजाब, बहुत सारी चीजें आ गई इसके अंदर, ठीक है, बिहार वगैरह ये सब आ गया है। द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड, देखो क्या बोल रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक का अगर मैं ऐसे देखूं तो ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग है ना। और इसकी जो चौड़ाई है वो 240 से लेकर 320 है, 320 किलोमीटर चौड़ाई है, ठीक है, ऐसा। तो इसकी चौड़ाई इतनी है। अब सर यहाँ रेंज क्यों लिखी ऐसे, 240 से 320 क्यों लिखी, अभी बताता हूँ ऐसा क्यों बोला गया है। देखो कहीं पर चौड़ाई कम है तो कहीं पर चौड़ाई ज़्यादा भी है, देखो ना ऐसे कम ज़्यादा हो रही है, इसलिए रेंज लिख दिया कि चलो मान लो यहाँ 240 है तो यहाँ पर 320 होगा। इस तरीके से समझाने के लिए रेंज कर दिया गया है कि कहीं पर चौड़ाई कम भी है और कहीं पर ज़्यादा भी है। पर एक बता दिया गया है कि भैया ऐसे लंबा कितना है ये, 2400 किलोमीटर तो लॉन्ग है, और चौड़ा कितना है ये प्लेन, 240 से 320 किलोमीटर वाइड है। समझ आया, ठीक है। फिर द नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। चलो इसके तीनों पार्ट्स दिखाते हैं आपको। ये वाला एरिया है पंजाब प्लेन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद ये गंगा प्लेन है, इसके बाद जो है ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पंजाब प्लेन को। तो ये रहा पंजाब प्लेन। मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपके लिए नोट्स वगैरह शानदार तरीके से बना के रख रखे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स चाहिए भी, सही प्रिंटेड नोट्स वगैरह भी चाहिए, तो आप भैया मेरे से ऑर्डर करके मंगा भी सकते हैं। एकदम बढ़िया कलरफुल नोट्स हैं, है ना, एसएसटी के भी है, साइंस के भी है ना। तो शानदार कलरफुल नोट्स है, आप इसको ऑर्डर करके मंगा भी सकते हैं बेटा, ठीक है। ऑर्डर का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखो सबसे पहले हम समझते हैं पंजाब प्लेन को। इट इज फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, ठीक है, ट्रिब्यूटरी सॉरी। ये किससे मिलकर बना हुआ है पंजाब प्लेन, ये इंडस रिवर से बना हुआ है, और उसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज मतलब उसकी सहायक जो छोटी छोटी नदियां होती ना, जैसे समझो कि ये एक बड़ी नदी है ना, ये एक बड़ी नदी है। अब इस बड़ी नदी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आके इसमें ऐसे मिलेगी, जब जाके एक बड़ी नदी और अच्छे से चल पाएगी। तो यहाँ पर ये बड़ी नदी है और ये छोटी छोटी नदियों को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। तो ये इंडस रिवर है बड़ी वाली, और छोटी छोटी सी इसमें ट्रिब्यूटरीज मौजूद है बेटा, ठीक है। ऐसा कौन कौन सी है वो छोटी छोटी नदियां, जैसे कि झेलम है, चनाब है, राइये है, रवैये है ना, बीज है, सतलज है, ये सब बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है। इसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है। ये जो पंजाब प्लेन है इसका ज्यादातर हिस्सा कहाँ है, पाकिस्तान में। कैसे दिख भी रहा है, ये कौन है भैया, ये है अपना नहीं बोलेंगे, ये है पाकिस्तान। कौन है ये पाकिस्तान है, पता ही आपको है, ठीक है ना। ऐसा तो इसका ज्यादातर हिस्सा जो पंजाब प्लेन का वो कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ठीक है। फिर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ दोआब्स इन दिस पार्ट ऑफ द प्लेन। आप देखो यहां पर बहुत सारे दोआब्स हैं। क्या है, दोआब्स। अब सवाल उठता है कि सर ये दोआब्स क्या होते हैं। देखो दो और आब, ये लिखा हुआ ना, स्पेलिंग भी चेक कर लो आप। यहाँ पे क्या बोला, दो आब्स, ABOS, है ना, दो आब्स। अब आप समझो कि दो आब बोलते किसको है। इसका ये हिंदी शब्द है वैसे तो, है ना, हिंदी शब्द से अच्छे से समझ में आएगा आपको। दो आब जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो प्लस आब, है ना। दो का मतलब तो दो, और आब का मतलब होता है नदी।
तो दो नदियों के बीच की जगह को हम दोआब बोल देते हैं। दो नदियों के बीच की जगह को हम क्या बोल देते हैं? दोआब। समझ में आया? तो यहाँ पर जो है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ दोआब्स, मतलब यहाँ बहुत सारे दोआब्स हैं, ठीक है, ऐसा इन दिस पार्ट ऑफ द प्लेन। ठीक, ऐसे ही जो पंजाब है उसके लिए भी समझ लो। पंजाब का मतलब क्या एग्जैक्टली? पंजाब हिंदी से समझ में आएगा, है ना। पंजाब जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पंज प्लस आब। पंज का मतलब होता है पांच और आब का मतलब होता है नदियां, है ना। तो जहां पे पांच नदी, मतलब ऐसा रीजन जो कि पांच नदियों से घिरा हुआ हो, उसको पंजाब बोलते हैं। मतलब पंजाब के आजू बाजू में पांच नदियां हैं बेटा, ठीक है। समझ में आई बात कि क्या है ना। इसीलिए पंजाब में जो है इरिगेशन, पानी की फुल फाल व्यवस्था है, इसीलिए वहाँ खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए वहाँ के किसान वगैरह सब अच्छे होते हैं, अमीर होते हैं वहाँ के, है ना। वहाँ की मिट्टी वगैरह भी फर्टाइल है, ठीक है। हालांकि वहाँ बाढ़ वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे अभी आ भी रही है, ठीक है। देखो इसके बाद गैंगेटिक प्लेन। अब गैंगेटिक प्लेन क्या है भैया? ये गंगा नदी से मिलकर बना हुआ प्लेन है, इसलिए इसका नाम क्या है? गैंगेटिक प्लेन है। इट इज फॉर्म बाय द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, मतलब गंगा और गंगा की ट्राइब्यूटरीज जो है उससे मिलकर बना हुआ है। इट इज फाउंड इन हरियाणा। अब गंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है आप उस उन जगह के नाम लिख दो, है ना। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे बहती है भैया, तो इन जगह के नाम लिख दिए। फिर आता है ब्रह्मपुत्र रिवर। अब ब्रह्मपुत्र रिवर से जो प्लेन बना हुआ है उसको ब्रह्मपुत्र प्लेन बोल देंगे भैया, है ना। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर, इट इज लोकेटेड इन असम। तो ये कहाँ पर है? असम में लोकेटेड है, ठीक है। ऐसा ब्रह्मपुत्र रिवर आपको यहाँ से चलती है, इधर से तिब्बत से चलती है और ऐसे करके घुस जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको आगे अगले वाले चैप्टर में और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा नदियों के बारे में, है ना। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकली वेरिएशन, है ना। मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन द नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मतलब आकृति के हिसाब से इस नॉर्दर्न प्लेन को हम 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा भाबर, फिर है तेराई, फिर है भांगर और फिर है खादर, ठीक है। तो ये 4 प्लेन देख लो आप। भाबर है, ठीक है, ये हिस्सा भाबर कहलाता है, फिर ये तेराई कहलाता है, फिर ये भांगर है और ये हिस्सा है खादर, ठीक है। तो हम एक एक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है भाबर। भाबर को समझो आप। देखो ये भाबर है बेटा, है ना। क्या बोला? इन एरिया फॉर्म बाय ग्रेवल वाश्ड अवे बाय रिवर्स ऑन द स्लोप ऑफ शिवालिक, ठीक है। कहने का मतलब ये ग्रेवल से मिलकर बना हुआ है, मिट्टी है ना ग्रेवल, उससे बजरी, बजरी बोलते हैं जिसको अपन, उससे बना हुआ है, उसका एरिया है ये, ठीक है। इट इज 8 to 16 किलोमीटर वाइड। कितना वाइड है, कितना चौड़ा है ये? 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है। मेनी स्टोन्स आर फाउंड इन दिस एरिया, ठीक है, विच वी कॉल गुट्टिका पेबल्स। इसके अंदर बहुत सारे स्टोन पाए जाते हैं जिनको हम पेबल्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पेबल्स। तो ये दिख रहा है आपको, ये पेबल्स वगैरह है ना, ऐसा। फिर आता है तिराई रीजन। तिराई रीजन ये रहा, ठीक है। तिराई रीजन इज अ मार्शी एरिया। मार्शी एरिया का मतलब यहाँ पे बहुत सारा दलदल है भैया, कीचड़ बहुत है, दलदली वाला एरिया होता है तिराई। डेंस सॉल फॉरेस्ट आर फाउंड इन तिराई रीजन। यहाँ पर सॉल के फॉरेस्ट बहुत सारे होते हैं। सॉल एक लकड़ी होती है ना, एक पेड़ होते हैं, उसके वन है, सॉल के वन बहुत सारे पाए जाते हैं यहाँ पर। फिर आता है भांगर। भांगर द रीजन इज मेड अप ऑफ एलुवियल सोइल। ये एलुवियल सोइल से मिलकर बना हुआ है। एलुवियल सोइल जलोढ़ मिट्टी होती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। भांगर इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे बड़ा एरिया कौन है? भांगर है। पूछ लेगा आपसे कि नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, तो याद रखना भांगर है बेटा, ठीक है। देयर आर मेनी स्टोन इन दिस एरिया कॉल्ड पेबल्स। इसमें भी बहुत सारे स्टोन पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पेबल्स बोलते हैं। फिर आता है खादर। स्टोन्स आर नॉट प्रेजेंट इन दिस ट्रेंच। यहाँ पर कोई स्टोन नहीं होते, कोई पत्थर वगैरह नहीं होते। द लैंड इन द खादर रीजन इज हाईली फर्टाइल। यहाँ की जमीन जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। उपजाऊ जमीन है तो खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होगी। तो खादर एरिया इज गुड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है। फिर आएगा प्लेट्यू। अब हम समझेंगे प्लेट्यू को। तो देखो प्लेट्यू का मतलब क्या है? ये जमीन है ना, समझना अच्छे से। ये जमीन है, जमीन से ये वाला हिस्सा कुछ ऊपर उठा हुआ है, ये देखो ना आप, अलग से नजर आ रहा है, ऊपर उठा हुआ है। इसको बोलते हैं बेटा प्लेट्यू। क्या बोलते हैं इसको? प्लेट्यू। अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट लैंड दैट इज raised compared to other land, a large elevated area of flat land। मतलब जमीन से ऊपर उठा हुआ हिस्सा, elevated मतलब ऊपर उठा हुआ हिस्सा, उसको हम बोलते हैं
प्लेट्यू। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम बोलेंगे प्लेट्यू। फिर आता है पेनिसुलर। क्या करिए पेनिसुलर क्या है? तो ये पेनिसुलर होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि इसका एक ऐसी जगह जिसका तीन तरफ से तो पानी हो, जिसमें क्या हो, तीन साइड से तो पानी से घिरा हुआ हो और एक साइड से जमीन हो और वो भी कुछ ऐसे ऊपर उठी हुई हो, इस तरीके से, ठीक है, तीन साइड से पानी और एक साइड से जमीन हो, उस जगह को हम बोलते हैं पेनिसुलर। क्या बोलते हैं इसको? पेनिसुलर बोलते हैं, है ना। तो क्या बोला? अ लैंड विच इज स्प्रेड बाय लैंड ऑन वन साइड एंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड, मतलब तीन साइड से पानी और एक साइड से जो है वो लैंड हो, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं पेनिसुलर। क्या बोलेंगे बेटा इसको? पेनिसुलर बोलेंगे। तो मैंने आपको देखो प्लेट्यू समझाया और पेनिसुलर भी समझाया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इन दोनों का कंबाइंड है। क्या है? पेनिसुलर प्लेट्यू। क्या है बेटा? पेनिसुलर प्लेट्यू। अब पेनिसुलर प्लेट्यू क्या होता है? देखो देखो यहाँ पे ये हमारे इंडिया का मैप है, इस वाले जगह पे देखो तीन साइड से पानी है, हाँ सर है, तीन साइड से पानी है ना, और एक साइड से जमीन है, हाँ सर है। तो आप देखो, और वो जमीन थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, ऐसे ऊपर उठी हुई है। तो इस जगह को तीन साइड से पानी और वो जमीन ऊपर उठी होने की वजह से इस जगह को हम बोलते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू। मतलब ये जो जगह है ये थोड़ा ऊपर ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तो क्या बोला? पेनिसुलर प्लेट्यू इज द ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है भैया। दिस प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर एंड इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स बाय द सी। ये तीन साइड से समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरीके से ये ट्राइंगल है, दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल जैसा बना लो आप, ये लो, ये इसलिए इसको बोला ट्राइंगुलर है। इट इज मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। किससे बना हुआ है ये? इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसा। फिर द नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू इट, है ना, इसमें से नर्मदा रिवर बहती है। कौन सी रिवर बहती है? यहाँ पे नर्मदा रिवर बहती है, ठीक है। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब क्या है, ये जो नर्मदा रिवर है ये इस पूरे पेनिसुलर प्लेट्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट तो इस नर्मदा रिवर के इधर वाला और एक पार्ट इधर वाला। समझ में आया? तो अब किसको क्या बोलेंगे अच्छे से समझना। देखो इधर वाले पार्ट को जो ऊपर आ रहा है ना, जो इस नर्मदा रिवर के नॉर्थ डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन है। और ये कौन सी डायरेक्शन है? ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो पार्ट आ रहा है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और जो साउथ डायरेक्शन में पार्ट आ रहा है इसको हम बोल देते हैं डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अब इन पार्ट को हमको एक एक को ढंग से समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे सेंट्रल हाईलैंड को। तो बेटा ये है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, ऐसा। The part of the peninsular plateau north of the Narmada river which cover most part of the Malwa plateau is known as the central highland। कहने का मतलब यहाँ पर जो है मालवा प्लेट्यू, ये जो ऊपर वाला है ना सेंट्रल हाईलैंड, इसके अंदर भी दो, देखो समझो, इसमें से एक तो चंबल नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? चंबल। और यहाँ से एक बेतवा नदी बहती है, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे दो तरीके के, ये हिस्सा भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जो है इधर वाला हिस्सा ये है मालवा प्लेट्यू और इधर वाला हिस्सा है छोटा नागपुर प्लेट्यू। समझ आया? देखो वो क्या रहा, अच्छे से समझना। नर्मदा रिवर के उधर वाला हिस्सा पूरा ये सेंट्रल हाईलैंड है। क्या है? सेंट्रल हाईलैंड है। वो सेंट्रल हाईलैंड भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा ये जो है ये मालवा प्लेट्यू है और एक हिस्सा है छोटा नागपुर प्लेट्यू। समझ में आया? तो दो तरीके के यहाँ पर भी प्लेट्यू मौजूद है ना। इसके बाद फिर जो है इस नर्मदा के जो साउथ की तरफ जाओगे तो यहाँ पर एक और प्लेट्यू मिलेगा जिसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, इसको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे बताओ, यहाँ से कौन सी नदियां निकलती है? चंबल नदी और बेतवा नदी निकलती है यहाँ से। ध्यान रखना इन सब बातों का, ठीक है ना, ऐसा। फिर ये डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू किधर आ गया? साउथ की तरफ पड़ रहा है, इसलिए इसको डेक्कन प्लेट्यू बोल रहे हैं। यहाँ पे साउथ की तरफ एक तो नर्मदा के, है ना। द साउथ प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर टेरेन लाइंग इन द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। मतलब इस नर्मदा रिवर के साउथ में है ये, ठीक है। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट लाई इन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न एंड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ, देखो वेस्ट की तरफ जो यहाँ पर घाट हैं उनको वेस्टर्न घाट बोल दिया, ईस्ट की तरफ जो घाट है उनको ईस्टर्न घाट बोल दिया अपन ने, ठीक है, ऐसा। जो घाट ईस्ट की तरफ है उसको ईस्टर्न बोल दिया, जो वेस्ट की तरफ है उसको वेस्टर्न बोल दिया। तो यहां पर बता दिया द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है बेटा, इधर वाले जो घाट है वो ऊंचे हैं,
हाइट में ऊंचे हैं, जैसे समझो कि ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट, तो उनकी ऊंचाई ज्यादा है वेस्टर्न घाट की, ठीक है। कितनी ऊंचाई है बताया गया है, द एलिवेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट रेंजेस फ्रॉम 900 टू 1600 मीटर्स। कितने ऊंचे हैं बेटा ये है 900 टू 1600 मीटर्स, इतने ऊंचे हैं, ठीक है। और जो ईस्टर्न घाट है उसकी ऊंचाई बताई गई है 600 मीटर। कितनी है? 600 मीटर है, ठीक है। अब यहां पर 900 से 600 क्यों बोला? यहां पर भी जैसे जैसे हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, मतलब इस तरफ का हिस्सा ज्यादा उठा हुआ है और इस तरफ का नीचे है, ठीक है। अब आप बताओ, जरा दिमाग लगाना, ये वाला हिस्सा ज्यादा ऊंचा है और ये वाला हिस्सा कम है ना, कम ऊंचा है, मतलब इधर वाला हिस्सा ऊंचा है और इधर वाला नीचा है। तो जो पानी बह के निकलेगा वो कहां से कहां जाएगा? हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ, तो इधर से इधर ही बहेगा पानी यहाँ पर, तो ऊंचे से नीचे पानी बहेगा। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी नदियां जो है वो इधर से इधर ही फ्लो करेगी, इधर से इधर ही फ्लो करेगी, हमेशा वेस्ट साइड से ईस्ट साइड में ही फ्लो करेगी बेटा, ठीक है। ऐसा तो अब आपको पता होगा कि यहाँ पे इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, क्या है यहाँ पे? बे ऑफ बंगाल, है ना। और यहाँ पर है अरेबियन सी, क्या है बेटा? अरेबियन सी, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो आप देखो ज्यादातर नदियां किस में जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि ये वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, ये ऊपर उठा हुआ है, तो अपने आप स्लोप जो है, ढाल जो है उस तरफ का हो गया, इसलिए सारी ज्यादातर नदियां जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर ही गिरती है। समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ज्यादातर नदियां बे ऑफ बंगाल में क्यों गिरती है? इसलिए गिरती है क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, इसलिए भैया नदी का फ्लो जो है वो उस तरफ ही बनेगा, स्लोप उस तरफ बन रहा है इसलिए, ठीक है। समझ आया? इसके बाद क्या बोला? ईस्टर्न घाट को समझो। देखो ईस्टर्न घाट को समझाते हैं आपको, है ना। ये है ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो, ईस्ट की तरफ है जो घाट उसको ईस्टर्न घाट बोल दिया, वहां तक तो ठीक है ना। ये हिंदी में लिख दिया मैंने ईस्टर्न, आप ईस्टर्न लिख लेना इसको, है ना, ईस्टर्न घाट है। अब आप देखो ये जो घाट है ना, यहाँ पे द ईस्टर्न घाट एक्सटेंड फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। ये कहां से कहां तक फैला हुआ है बोलो? ये महानदी वैली से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियां, है ना, यहां तक फैला हुआ है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, द एक्सपांशन ऑफ ईस्टर्न घाट इज नॉट सस्टेनेबल, दीज आर इरेगुलर। मतलब ये जो ईस्टर्न घाट है इसे लगातार नहीं है, ये इरेगुलर मतलब देखो ना, ये बीच में से जैसे टूट रहा हुआ है, बीच में से यहाँ पर जगह खाली पड़ी हुई है, ये इरेगुलर्स है। अब ये इरेगुलर्स क्यों हुए हैं? क्योंकि यहां से नदियां बहती है तो पानी ने, इन नदियों ने इन घाट को काट दिया है बेटा, ऐसे काट दिया है, नदी ने काट दिया, इसलिए यहाँ पर इरेगुलरिटीज आ गई है। पानी ने जो इन घाटों को काटा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कौन कौन सी नदियां बहती है? जैसे गोदावरी नदी बहेगी, है ना, कृष्णा नदी बहती है, कावेरी नदी बहती है, महानदी बहती है, ये सारी नदी यहाँ से बहती है बेटा। उन्होंने इन घाट को काटा, इसलिए यहाँ पर इरेगुलरिटीज आ गई है, ठीक है। इसी ईस्टर्न घाट के यहाँ पर जो है एक पर्वत है जिसको हम बोलते हैं महेंद्रगिरी पर्वत। क्या बोलते हैं इसको? महेंद्रगिरी पर्वत, जिसकी ऊंचाई जो है 1500 मीटर है। कितनी है? 1500 मीटर है, मतलब 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के आसपास हो गई है ये, ठीक है। ऐसा, ये नदियां कहां जाके गिर रही है? बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर रही है। समझ आई? ठीक है। फिर समझते हैं वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। तो ये वेस्टर्न घाट है, ये रहा भैया, वेस्ट साइड में है इसलिए वेस्टर्न घाट, ठीक है। द वेस्टर्न घाट रिसीव माउंटेन रेनफॉल, इसके ऊपर बहुत सारी पर्वतीय वर्षा होती है, मतलब माउंटेन रेनफॉल्स होती है ना, पहाड़ के ऊपर बहुत सारी बारिश होती है यहाँ पर, ठीक है। इसको माउंटेन रेनफॉल्स बोलते हैं। दिस रेनफॉल इज कोज्ड बाय द बंपिंग ऑफ द ह्यूमिड एयर ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से पानी ऐसे ऊपर जाता है पहाड़ के ऊपर और वहाँ इकट्ठा होकर फिर वहाँ से बारिश झड़ जाती है, ठीक है, बारिश गिर जाती है, ऐसा। फिर द वेस्टर्न घाट राइज इन द एलिवेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ऐसा कहने का मतलब क्या है? नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो वेस्टर्न घाट बढ़ता जाएगा, मतलब इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जो अभी समझाया मैंने। इधर 900 ऊंचाई है और इधर जो है 1600 है, ठीक है, ऐसा। द पीक्स ऑफ दिस रीजन आर हाई सच एज अनाईमुड़ी, मतलब यहाँ पे एक पीक है, यहाँ पर भी एक पर्वत है जिसको बोलते हैं अनाईमुड़ी, ठीक है। क्या पर्वत नाम क्या है उसका? अनाईमुड़ी, ठीक है, ऐसा, जिसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर, है ना। और एक और है डोडा बेटा, जिसकी हाइट है 2633 मीटर, ठीक है ना, ऐसा। फिर आते हैं डेक्कन ट्रैप्स। अब ये एक और टॉपिक है बढ़िया, ये भी पूछा गया था। देखो डेक्कन ट्रैप क्या है? यहाँ पे ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारी काली काली ऐसी मिट्टी है, तो जो काली मिट्टी वाला जो एरिया है इसको हम बोल देते हैं डेक्कन ट्रैप्स। अब ये मिट्टी आई कहाँ से?
ये आई है वॉल्केनोज से, है ना, और इग्नियस जो रॉक होती है उससे आई है बेटा ये, ठीक है। वन ऑफ द फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल, ऑल्सो नोन एज द डेक्कन ट्रैप्स, मतलब जहां पर ब्लैक सॉइल है उस जगह को हम डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं। ब्लैक सॉइल कहां से आई है ये बता दिया मैंने, वॉल्केनो से आई है, ठीक है, या फिर जो इग्नियस रॉक है उससे आई है बेटा ये, ठीक है। फिर आता है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट को समझते हैं। इंडियन डेजर्ट कहाँ है? अरावली जो है ना, इस अरावली के वेस्ट साइड में, ठीक है। डेजर्ट जो है उसको इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, अरावली के वेस्ट साइड में, ठीक। क्या बोला? द थार डेजर्ट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द अरावली हिल्स, अरावली हिल्स के वेस्ट साइड में है। इट इज अनड्यूलेटिंग प्लेन कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स, मतलब यहाँ पर बहुत सारी सैंड है, बहुत सारे सैंड समझते हो ना, रेत है, बहुत सारी रेतों से कवर हुआ है ये, ठीक है। द रीजन रिसीव लेस देन 150 mm ऑफ रेनफॉल पर ईयर, मतलब यहाँ पर जो है 150 mm से भी कम बारिश होती है बेटा, ठीक है। देयर इज वेरी लिटिल वेजिटेशन इन दिस एरिड क्लाइमेट एरिया, यहाँ पर जो है जो वेजिटेशन है वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। द लूनी इज द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन दिस रीजन, मतलब यहाँ पर जो है इसमें एक तो बारिश तो बहुत कम हो ही रही है, इसलिए यहाँ पर नदी जो है सिर्फ एक ही नदी है जिसका नाम है लूनी नदी, ठीक है। खारे पानी की नदी है ये, और एक ही नदी है यहाँ पे, लूनी नदी है, जो कि रेगिस्तान में उस तरफ पाई जाती है, जैसलमेर है ना, बालोतरा, इस एरिया में ये पाई जाएगी, ठीक है। द बरकान क्रिसेंट शेप ड्यून्स एक्सटेंड ओवर अ लार्ज एरिया, यहाँ पर बहुत सारे बरकान्स होते हैं। अब ये बरकान्स किसको बोलते हैं? बरकान लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बरकान्स किसको बोलेंगे? देखो मैं आपको दिखाता हूँ बरकान, ये देखो आधे चंद्रमा जैसे दिख रहे हैं ना आपको, क्रिसेंट शेप के आधे चंद्रमा जैसे बहुत सारे टीले दिख रहे हैं, रेत के बहुत सारे टीले हैं आधे चंद्रमा जैसे, इनको हम बोलते हैं बरकान्स। क्या बोलते हैं? बरकान्स। जब आप जैसलमेर तरफ जाओगे तो आपको बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट द वर्टिकल माउंट्स ऑफ द फाउंड प्रोमिनेंटली नियर द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है, ऐसा। इफ यू गो टू द जैसलमेर यू कैन सी ग्रुप्स ऑफ द बरकान्स, जैसलमेर तरफ जाओगे तो आपको वहां पर बहुत देखने को मिलेंगे। कौन सी नदी बह रही है? लूनी नदी यहां से बहती है, खारे पानी की नदी है बेसिकली, ठीक है। कोस्टल प्लेन, आप समझते हैं कोस्टल प्लेन किसको कहते हैं? देखो कोस्टल प्लेन का क्या मतलब है? ये समुद्र है, इसके बगल में जो ये प्लेन बना हुआ है ये कोस्टल एरिया, इसको क्या बोलेंगे? कोस्टल एरिया। और कोस्टल एरिया के बगल में जो प्लेन है, जो मैदान है, इसको हम बोल देते हैं कोस्टल प्लेन। क्या बोलेंगे इसको? कोस्टल प्लेन बोलेंगे, ठीक है, ऐसा। मैं आपको यहाँ पर भी और अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो समुद्र इधर, ये क्या है बोलो? अरेबियन सी है ना, यहाँ पे ये अरेबियन सी है, और ये बे ऑफ बंगाल है। क्या है बेटा? बे ऑफ बंगाल है ना। तो जो भी मैदान, जो भी प्लेन कोस्टल एरिया में आ रहा है, जैसे ये इसको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। द कोस्टल प्लेन रेफर टू द लो लाइंग एंड फ्लैट लैंड विच इज एडजेसेंट टू द कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन के अगल बगल में है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा वेस्ट साइड में, इसलिए इसको वेस्ट कोस्ट बोल दिया। ये वाला हिस्सा ईस्ट साइड में, इसलिए इसको ईस्ट कोस्ट बोल दिया, ठीक है। वेस्ट कोस्ट जो है बेटा वो उसके भी 3 पार्ट हैं, है ना। सबसे पहला पार्ट जो कि यहाँ पर आया है इसको हम बोलते हैं कोंकण। कोंकण में कौन कौन आएगा? जैसे मुंबई हो गया, गोवा हो गया, वो एरिया यहाँ पर है, इस कोंकण में आता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो रीजन है इसमें आएगा कन्नड़ मैदान। कौन आएंगे? कन्नड़ मैदान आएंगे। उसके बाद में ये वाला जो रीजन है इसमें आएगा मालाबार कोस्ट। ये कौन सा वाला है? ये मालाबार कोस्ट वाला आ गया है, ठीक है। सेम उधर वाला जो ईस्ट कोस्ट है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। जो पहला वाला रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम नॉर्दर्न सिरकार बोल देते हैं, और जो दूसरा वाला है उसमें हम आते हैं, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। कोरामंडल कोस्ट करके यहाँ पर आता है बेटा, ठीक है। याद रखना यहाँ पर इस वाले रीजन में एक झील है, एक लेक है जिसको हम चिल्का लेक बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि खारे पानी की झील कौन सी है ना, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो कौन सी है? चिल्का लेक से बेटा। कौन है वो? चिल्का लेक है, ध्यान रहेगा। सॉल्टी वाटर लेक है ये। चिल्का लेक इज द हाईएस्ट सॉल्टी वाटर लेक इन इंडिया, लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट। कहां पर है ये? ईस्ट कोस्ट में लोकेटेड है ना। समझ आया?
ठीक है। फिर आते हैं आइलैंड। अब इंडिया में 2 आइलैंड है, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार आइलैंड, है ना। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूं मैं कि कौन सा आइलैंड कहाँ पर मौजूद है। देखो, एक तरफ अरेबियन सी है, ये तो बहुत बार बोल चुका हूं मैं। अरेबियन सी के अंदर कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप है। और बे ऑफ बंगाल जो है उसमें कौन सा आइलैंड है? अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर अरेबियन सी में लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड है बेटा। लक्षद्वीप को समझ लो आप, लक्षद्वीप में क्या क्या है देखना जरा ध्यान से। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में मौजूद है ये, ठीक है भैया। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज मेड अप ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। अर्लियर दे वर नोन एज लक्कादीव, मिनिकॉय एंड अमिनदेव, इसके पहले और भी नाम थे, है ना। लक्षद्वीप से पहले इसके और भी नाम थे। कौन कौन से थे? जैसे लक्कादीव, मिनिकॉय एंड अमिनदेव। लेकिन अब जो इसका नाम क्या हो गया? फाइनली लक्षद्वीप रख दिया गया है, अब चेंज नहीं होगा, है ना। इन 1973 इट वाज रीनेम लक्षद्वीप, ठीक है। 1973 में के बाद में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया है। इट इज स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, ये 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स कौन है? कावारत्ती है, ठीक है। लक्षद्वीप का जो हेडक्वार्टर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड प्रशासन होता है ना, जहां से चलता है सारा का सारा सिस्टम, वो कहां पर है? कावारत्ती के अंदर है बेटा। किसमें है? कावारत्ती में। मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन दिस आइलैंड, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये लक्षद्वीप है जो कि अरेबियन सी के अंदर है ना। इसके बाद आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहां पर है? बे ऑफ बंगाल के अंदर प्रेजेंट है बेटा। अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि अंडमान निकोबार एक ही जगह, एक नहीं है। अंडमान अलग जगह है और निकोबार अलग जगह है, दोनों अलग अलग है, इसको एक मत समझ लेना, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अंडमान ये रहा और निकोबार ये रहा भैया, ये बे ऑफ बंगाल के अंदर प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। ऐसा दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अंडमान इन द नॉर्दर्न एंड निकोबार इन द साउथ। मतलब देखो, जब हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो अंडमान मिल रहा है, साउथ की तरफ कौन है? निकोबार है, ठीक है। तो ये अलग अलग है। दिस आइलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, है ना। यहाँ पे ये आइलैंड जो है कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी लोग, कोई भी आतंकवादी वगैरह यहाँ समुद्र के रास्ते घुस ना जाए, ये जो है ना बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से इधर अंदर भारत देश में घुस ना जाए, इसलिए यहाँ पर जो है पुलिस वगैरह यहाँ पर जो सिक्योरिटी रहती है, ध्यान रखते हैं इस जगह पे कि कोई भी ऐसे उटपटांग लोग अपने यहाँ पे घुस ना जाए बेटा, ठीक है। इट इज इट्स नियर द इक्वेटर, ये इक्वेटर के पास में, मैंने आपको पहले चैप्टर में इक्वेटर समझाया था, ठीक है ना। इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर इन द समिट्स ऑफ द सबमर्ज माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इज डाइवर्स। मतलब हमारा चैप्टर हो गया है, अब यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी है, कंक्लूजन यही है कि हमारी इंडिया की ज्योग्राफी बहुत सारी अलग अलग है ना। ऐसा बहुत सारा अलग अलग ज्योग्राफी, जैसे कहीं पहाड़ है जहाँ से शुरुआत करी थी मैंने, कहीं कहीं मैदान है, कहीं कहीं जो है डेजर्ट है, प्लेट्यू है ना, प्लेट्यू है, बहुत सारी चीज़ें, वो सब जगह से अलग अलग चीज़ें, मिनरल्स वगैरह निकलती है हर जगह। कहीं से पानी बहुत सारा निकलता है, कहीं से मिनरल बहुत सारा निकलता है, कहीं से एनर्जी मिल जाती है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी मिल जाती है। ये सब चीज़ें हमारे भारत देश को खूबसूरत बनाती है, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक, 2 आप तो मैंने आपको समझा ही दिया, पर लिख रखा है ना। कभी आपको जो है डेफिनेशन पूछ ले तो 2 आप के बारे में मैंने बता दिया, पंजाब के बारे में भी बता दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव्स किसको बोलते हैं? देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव्स का मतलब क्या है? द river of the Indus, Ganga and Brahmaputra are divided into many streams due to the accumulation of the silt in their lower reaches. These currents are called distributives. कहने का मतलब ये है भैया कि समझो कि एक बड़ी नदी जा रही है, जैसे गंगा गई है, ये बड़ी नदी है। अब ये बड़ी नदी छोटी छोटी और भी नदियों में बढ़ जाती है ना। तो ये जो छोटी छोटी और भी नदियां हैं, इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। ऐसा, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर होता है खत्म। अब बची इसकी एक्सरसाइज, तो जो इसके क्वेश्चन आंसर है, जो इसकी एक्सरसाइज है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको करवा दूंगा। मजा आया हो, पढ़ाई में एकदम मन लगा हो, शानदार तरीके से समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर करना मत भूलना और लाइक तो ठोक के ही जाना भाई साहब, ठीक है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, है ना।